हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और हमेशा की तरह अपनी पढ़ाई आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत यूज़फुल भी होने वाला है। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन के न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हैं, थोड़े बहुत आज भी डिस्कस करेंगे, पर मेन फोकस इंक्लाइन प्लेन पे रहने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये इंक्लाइन प्लेन है। इसका इंक्लिनेशन कितना है? बीटा। अब आपने एक बॉडी प्रोजेक्ट की यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो बॉडी इस पाथ को ट्रेस करते हुए इस इंक्लाइन प्लेन को यहाँ पे हिट करती है और जैसे कि आप देख रहे हैं 90 डिग्री पे हिट करती है। क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी इसकी वैल्यू बतानी है। इफ प्रोजेक्टाइल हिट्स द इंक्लाइन प्लेन एट 90 डिग्री, अगर 90 पे हिट करता है तो थीटा की वैल्यू बतानी है। अब मैं यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन का फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो इंक्लाइन प्लेन पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा आया था। अब अगर ये वेलोसिटी को मैं देखूँ तो इसका ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा और हॉरिजॉन्टल, मतलब इस प्लेन के हिसाब से हॉरिजॉन्टल, वैसे तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा और ये वाला u sin थीटा। और g के कंपोनेंट तो आप देख ही रहे, मैंने अलग से बना रखा है। देखिए ये आपकी x एक्सिस, ये y एक्सिस। g हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, बॉडी किसी भी प्लेन में मूव करे g तो डाउनवर्ड ही लगता है। और ये एंगल यहाँ पे बीटा होगा, क्योंकि ये एंगल बीटा है तो ये भी बीटा होगा। तो g का ये वाला कंपोनेंट g cos बीटा और ये वाला g sin बीटा, यानी y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ये है और x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ये है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला इंक्लाइन प्लेन के लिए मैं सीधा सीधा यूज करूंगा, तो ये होगा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g cos बीटा। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला सीधा मैंने यूज कर लिया, जो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं पिछले डिस्कशन में। फिर से बोल रहा हूँ, कन्फ्यूजन है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अब इस कंसेप्ट को यूज करते हैं, ये जो दे रखा है या इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं। अब वो कह रहा है कि 90 डिग्री पे हिट कर रहा है, तो 90 डिग्री पे हिट कर रहा है का मतलब हिट करते समय इसके पास सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है? 0, इसीलिए 90 पे हिट कर रहा है। तो इस प्लेन के हिसाब से x डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 और y डायरेक्शन पे ये हिट कर रहा है। इस कंसेप्ट को यूज़ करते, तो मैं इक्वेशन यूज़ करूँगा अपनी ये वाली v = u + at, और इस इक्वेशन को मैं x डायरेक्शन में यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि x डायरेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। देखिए x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है, x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन मेरे पास है, राइट, और x डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है 0, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी मुझे मालूम है। तो वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो x डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी 0, यानी यहाँ वाली वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन की u cos थीटा, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन का g sin बीटा, और क्योंकि u sin थीटा, u cos थीटा और g sin बीटा अपोजिट है, u cos थीटा एंड g sin बीटा अपोजिट है, तो माइनस और इनटू फ्लाइट टाइम। अब ये आएगा आपका u cos थीटा = g sin बीटा, और फ्लाइट टाइम की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g cos बीटा, राइट। u से u कैंसिल। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये आएगा tan थीटा। क्या किया मैंने? cos थीटा इधर ले लिया, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा, और इन दोनों को इधर ले लेता हूँ, तो ये g से g भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हाफ ऑफ कॉट बीटा। अगर मैं कॉस बीटा इधर ले लूँ, साइन बीटा नीचे ले लूँ, 2 भी नीचे आएगा, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा आपका tan इनवर्स हाफ ऑफ कॉट बीटा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इधर आते हैं सेकेंड पार्ट में। वो कह रहा है, या सेकेंड क्वेश्चन आप मान लें कि फिर से सारी सिचुएशन वही है, लेकिन इस बार ये जो प्रोजेक्टाइल है ये इस इंक्लाइन प्लेन को हॉरिजॉन्टली हिट कर रहा है। फिर से आपको थीटा बताना है। इफ प्रोजेक्टाइल हिट्स द इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टली हिट कर रहा है, यानी इसके पैरेलल।
अब आप देखो, एक तरह से अगर आप देखो तो प्रोजेक्टाइल मोशन तो अपने आप में जो हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए किया था वही है। ये रास्ते में इंक्लाइन ना आए तो बॉडी तो ऐसे ही जाएगी। आप समझ रहे हैं? अब ये रास्ते में इंक्लाइन आ गया तो बॉडी यहाँ हिट कर जा रही है, लेकिन अगर ये इंक्लाइन रास्ते में नहीं आता तो बॉडी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जिस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करती है वैसे ही करती। उसी कंसेप्ट को यूज़ किया है। तो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से देखूं तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के प्रोजेक्टाइल मोशन का हाईएस्ट पोजीशन है। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो पूरी रेंज होती है उसका आधा है, ये वाला डिस्टेंस, रेंज का आधा। अब मान लीजिए कि इस इंक्लाइन प्लेन पे जो रेंज है वो r है, तो इस डायग्राम को मैं अगर अलग से बनाऊं तो इंक्लाइन प्लेन वाली रेंज को मैंने r ले लिया। हॉरिजॉन्टल प्लेन के प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से ये हाइट है, मैक्सिमम हाइट ट्रेजेक्टरी की, और ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो रेंज मिलती है उसका आधा है, रेंज का हाफ। अब ये एंगल कितना है आपका? ये एंगल है आपका बीटा। तो अगर मैं h की वैल्यू r के टर्म्स में फाइंड करूं तो ये आएगा r साइन बीटा, और इसकी वैल्यू अगर मैं r के टर्म्स में फाइंड करूं तो ये आएगा r कॉस बीटा। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में हाइट का फॉर्मूला भी मुझे मालूम है और रेंज का फॉर्मूला भी मुझे मालूम है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। अब मैंने थीटा डेलिबरेटली नहीं लिखा है। अब इस केस में थीटा कितना है? हॉरिजॉन्टल प्लेन के हिसाब से अगर देखूं तो आपने थीटा प्लस बीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका ये है, दैट इज थीटा प्लस बीटा। तो यहाँ पर आएगा थीटा प्लस बीटा। और रेंज की बात करूँ अगर, तो रेंज कितनी होती है हॉरिजॉन्टल प्लेन के प्रोजेक्टाइल मोशन की? ये होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो थीटा की जगह फिर यही आएगा डिवाइडेड बाई g। ये होती है रेंज पूरी, लेकिन यहाँ पे कितनी है? हाफ। तो ये ध्यान रखना आप। तो अब देखो h की जगह मैं लिख रहा हूँ r साइन बीटा, दैट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई g, इनफैक्ट 2g, सॉरी, तो यहाँ भी 2g आएगा। और रेंज की जगह आएगा कितना? r कॉस बीटा। लेकिन जैसे मैंने कहा ये हाफ ऑफ द रेंज है, यानी पूरी रेंज का आधा, तो यहाँ पर आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2g, इतना आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करना बहुत आसान है, आप डिवाइड कर दीजिए। अब मैं ये वाला पार्ट यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि हमें ये समझ में आ जाए। तो इसको हटा देते हैं और इस कैलकुलेशन को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा r साइन बीटा डिवाइडेड बाई r कॉस बीटा इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2g। हालांकि हम वहीं पर भी कैलकुलेशन कर सकते थे, इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, पर चलो, साइन 2 थीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो ये 2g तो कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाता हूँ जो कि होता है 2 साइन थीटा। तो थीटा की जगह तो खैर यहाँ पर ये है, और कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, या साइन 2 अल्फ़ा का, थीटा से आप कंफ्यूज होंगे तो क्या होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये होता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा की जगह थीटा प्लस बीटा है, तो साइन से एक ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हाफ ऑफ टेन थीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू r से r कैंसिल, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा टेन बीटा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बहुत आराम से। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि फिर से आप देखिए कि इंक्लाइन प्लेन है, इसका इंक्लिनेशन थीटा है, एक बॉडी यहाँ से हमने ड्रॉप की h हाइट से, ये हाइट h है, h हाइट से एक बॉडी हमने ड्रॉप की, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h ऑन एन इंक्लाइन प्लेन इफ द बॉडी मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद द प्लेन एंड रिबाउंड्स। अब ये एक थोड़ा सा बात है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। इलास्टिक कोलिजन मैं आपको बता दूं, अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी, तो इलास्टिक कोलिजन उस कोलिजन को कहते हैं जिस कोलिजन में एनर्जी का लॉस नहीं होता है, उसको आप इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। का मतलब अगर बॉडी u स्पीड से हिट करेगी तो u से ही वापस जाएगी, थीटा एंगल पे हिट करेगी तो थीटा पे ही रिबाउंड होगी, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। स्पीड को लेके इलास्टिक कोलिजन को समझ लीजिए आप कि देयर बी नो चेंज इन द स्पीड, एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा है इलास्टिक कोलिजन में, तो स्पीड वही रहेगी जो हिट करने से पहले थी और हिट करने के बाद थी, वो स्पीड दोनों सेम रहेंगी। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। बाकी इंक्लाइन प्लेन का केस तो हमें पता ही है। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं। आप देखो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये बॉडी जब h हाइट से नीचे आएगी तो इस प्लेन को किस स्पीड से हिट करेगी। तो ये सिंपली वन डायमेंशनल मोशन का कंसेप्ट लगेगा। मैं अप्लाई करूंगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, जिसमें फाइनल स्पीड मुझे चाहिए, इनिशियल स्पीड आपकी कितनी है 0 क्योंकि आपने ड्रॉप किया है, प्लस 2gh, तो यहाँ से v आ जाएगा √2gh, यानी बॉडी इस प्लेन को इस स्पीड से हिट करेगी, ठीक है। और जैसे मैंने बताया अगर v स्पीड से हिट करेगी तो फिर v स्पीड से ही रिबाउंड होगी और थीटा एंगल पे ही होगी। यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट लगेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल। तो जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे रिबाउंड हुई और जिस स्पीड से आई है उसी स्पीड से वापस गई, ठीक है। अब मान लीजिए बॉडी आपकी ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हुए यहाँ कहीं हिट करती है तो आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इम्पैक्ट। तो पहला इम्पैक्ट यहाँ हुआ और दूसरा इम्पैक्ट यहाँ हुआ, तो ये डिस्टेंस बताना है, यानी इंक्लाइन प्लेन की रेंज बतानी है आपको, रेंज। तो अब क्या करना है बहुत आसान है। अब देखो g तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, तो g का ये वाला कंपोनेंट g cos थीटा और ये वाला g sin थीटा। अब ये डाउन द इंक्लाइन वाला केस है, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया था वो अप द इंक्लाइन था, ये डाउन द इंक्लाइन है, ठीक है। बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है कि आप एक पहाड़ी के नीचे खड़े हैं तो यहाँ से आपने बॉडी फेंकी ऊपर, तो ये था अप द इंक्लाइन, और यहाँ खड़े होकर अगर आपने बॉडी फेंकी तो डाउन द इंक्लाइन, ये वाला केस है। तो ये डाउन द इंक्लाइन है। अब क्या करना है, फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला इंक्लाइन प्लेन के लिए क्या होता है, 2u sin थीटा। अब अगर देखो ये कंपोनेंट v है तो इसका, सॉरी ये स्पीड v है तो इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा v cos थीटा और ये वाला आएगा v sin थीटा। इस स्पीड को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया तो x वाला कंपोनेंट v sin थीटा और y वाला v cos थीटा, ये आ रहा है। तो फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है, 2 इन द इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। ये इंक्लाइन प्लेन के लिए जनरल फार्मूला टाइम पीरियड का होता है। अब यहाँ पर आप देखो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की कितनी है, v cos थीटा, तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ v cos थीटा, और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है, g cos थीटा, तो यहाँ पर आएगा g cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो आपका फ्लाइट टाइम आ गया 2v/g। जहाँ भी v की ज़रूरत पड़ेगी ये लिख दूंगा, v हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, अभी v लेके चलते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको ये डिस्टेंस बताना है तो आप सीधा सीधा ये इक्वेशन यूज कर लीजिए, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। हालांकि हमने रेंज का फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव कर रखा है, आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं रेंज वाला, लेकिन वो फॉर्मूला आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं कि वो फार्मूला हमने कैसे डिराइव किया था, वो भी हो जाएगा और न्यूमेरिकल भी हो जाएगा आपका। तो क्योंकि x डायरेक्शन का डिस्टेंस यानी रेंज आपको चाहिए, इनिशियल स्पीड, अब ये सब कुछ इसमें x वाला आने वाला है,
तो x डायरेक्शन की डिस्टेंस यानी रेंज, x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v साइन थीटा इनटू टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम ये निकाला है आपने, फ्लाइट टाइम आ गया, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन x डायरेक्शन का कितना है, g साइन थीटा, और जो डायरेक्शन ux का है वही डायरेक्शन ax का भी है, यानी इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन की और x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो प्लस आ रहा है। तो यहाँ पर आएगा g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पर आप पहले तो t की वैल्यू रिप्लेस करना और फिर जहाँ v आएगा तो उसकी जगह ये रिप्लेस करेंगे तो आपको रेंज मिल जाएगी। कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम मैं सेव कर रहा हूँ, इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है अब आपको। टाइम पीरियड का ये टाइम का, फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है, तो फ्लाइट टाइम की जगह ये आ जाएगा 2v/g और फिर v की जगह आप √2gh रख देना तो आपको रेंज मिल जाएगी। तो एक क्वेश्चन ये है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहे हैं कि एक बॉडी यहाँ से आपने थ्रो की u स्पीड से, तो ये इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए जाएगी अब ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से x डिस्टेंस पे एक वॉल है, इस वॉल की हाइट है h, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि u की मिनिमम वैल्यू आप बताइए टू क्लियर द वॉल, ताकि ये बॉल या जो भी बॉडी आपने प्रोजेक्ट की है ये बॉडी इस वॉल को क्लियर कर जाए, उसके लिए आप u की मिनिमम वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन है। अब इसमें इंक्लाइन प्लेन तो कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो देखो, अगर मैं एक इंक्लाइन प्लेन यहां से लेता हूं, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन मैंने लिया। अब इस इंक्लाइन प्लेन पे अगर आप देखो यहां से यहां तक, अच्छा राइट एंगल के ट्रायंगल के हिसाब से देखो तो ये h ये x, तो ये कितना आएगा, √h² प्लस x², इतना आएगा। और ये क्या है, ये इंक्लाइन प्लेन की रेंज है। अब यहां पे लेकिन कंडीशन ये है कि इस बॉडी ने इस वॉल को क्लियर करना ही करना है। तो अगर इस बॉडी ने इस वॉल को क्लियर करना है तो ये जो रेंज इसकी है, तो अगर मैं इंक्लाइन प्लेन की मैक्सिमम रेंज की बात करूं तो मैक्सिमम रेंज इंक्लाइन प्लेन में इतनी आती है u²/g 1 प्लस साइन थीटा, अगर थीटा जो है वो इंक्लिनेशन है तो। अप द इंक्लाइन के लिए ये रेंज का फॉर्मूला होता है। ये पिछले डिस्कशन में हमने डिराइव भी किया था। मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ, अगर पुराने कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको देखिए, वीडियो को फॉर्मूले क्लियर कीजिए, तब यहाँ पर आइएगा। तो ये मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है इंक्लाइन प्लेन में, वो भी तब जब अप द इंक्लाइन होता है। अगर डाउन द इंक्लाइन हो तो ये माइनस हो जाता है। तो अब देखो, अगर ये मैक्सिमम रेंज, इस इंक्लाइन प्लेन की मैक्सिमम रेंज इसके इक्वल या इससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये बॉडी वॉल को क्लियर कर जाएगी। लेकिन अगर मैक्सिमम रेंज इससे कम है तो तब तो बॉडी यहीं कहीं हिट करेगी, ऐसे कर जाएगी, तो फिर वॉल को तो क्लियर नहीं कर पाएगी। तो जो मैक्सिमम रेंज है वो या तो इसके इक्वल होनी चाहिए, तो वो तो हो जाएगा जस्ट क्लियर द वॉल। और अगर वो कह रहे हैं कि क्लियर द वॉल, तो फिर ये जो मैक्सिमम रेंज है वो इससे ज़्यादा भी हो सकती है या इक्वल हो सकती है। तो मैंने क्या करा कि जो मैक्सिमम रेंज है वो इस डिस्टेंस के, जो कि √h² प्लस x² है, इससे ज़्यादा या इक्वल अगर होती है तो फिर डेफिनेटली ये बॉडी इस वॉल को क्लियर कर जाएगी। अगर मैक्सिमम रेंज इससे ज़्यादा है तब तो आराम से कर जाएगी, लेकिन अगर इसके इक्वल है तो ये वाला केस बनेगा जो मैंने डायग्राम में बना रखा है, और अगर इससे कम है तो फिर नहीं कर पाएगी। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये है मैक्सिमम रेंज u²/g 1 प्लस साइन थीटा मोर देन इक्वल टू √h² प्लस x²। यहाँ से u² आएगा मोर देन इक्वल टू √h² प्लस x² इंटू स्मॉल g 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा होगा h/this, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा h/√h² प्लस x², ये आएगा।
अब इससे ज़्यादा मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं। एलसीएम लेके ये कैंसिल हो जाएगा, तो u की जो मैक्सिमम वैल्यू या मोर देन इक्वल टू आएगा वो रूट ऑफ कितना आएगा, अंडर रूट जी, ब्रैकेट में आएगा यहाँ पे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच, इतना आएगा। तो u की वैल्यू इससे कम नहीं होनी चाहिए, या तो इसके इक्वल होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, तब ये वॉल को क्लियर कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहे हैं आपसे कि ये इंक्लाइन प्लेन है, इसका इंक्लिनेशन बीटा है, आपने बॉडी प्रोजेक्ट की u स्पीड से, और ये बॉडी इस पाथ को ट्रेस करते हुए इस इंक्लाइन प्लेन को हिट करती है। अब हिट करते समय दो बातें हैं। पहला, वो कह रहे हैं कि इलास्टिकली हिट करती है, यानी नो लॉस ऑफ एनर्जी, पहली बात, यानी जितनी स्पीड से हिट करेगी उतनी स्पीड से रिबाउंड होगी। फिर वो कह रहे हैं 90 डिग्री पे हिट कर रही है। अब 90 डिग्री पे हिट कर रही है और इलास्टिकली हिट कर रही है, ये दो बातों को अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ, आप देखो, अगर आपको लाइट के रिफ्लेक्शन का फिनोमेना याद हो, तो लाइट के रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि ये नॉर्मल होता था, ये इंसिडेंट रे, मान लो अगर ये इंसिडेंट रे आई एंगल पे आती है तो रिफ्लेक्टेड रे भी आई पे ही वापस जाती है। हालांकि आप इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते थे, स्मॉल आर से डिनोट करते थे, बट जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे वापस जाएगी रिफ्लेक्ट होके। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता था। और इसमें क्या होता था, आने वाला पाथ अलग और जाने वाला पाथ अलग। लेकिन अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आ रही है, यानी इस सरफेस को अगर 90 डिग्री पे लाइट हिट करती है, तो जिस पाथ से आती है उसी पाथ से वापस भी जाती है। यही बात यहाँ भी है, 90 डिग्री पे बॉल हिट कर रही है तो 90 पे ही वापस जाएगी, और जिस स्पीड से हिट कर रही है उसी स्पीड से वापस जाएगी, यानी ये अपने पाथ को ट्रेस करते हुए वापस इधर आ जाएगी। ये कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि दो बातें वो कह रहा है। एक तो वो कह रहा है कि इलास्टिकली हिट कर रही है, यानी एनर्जी का लॉस नहीं होने वाला। एनर्जी का लॉस नहीं होगा का मतलब जिस स्पीड से हिट करेगी उसी स्पीड से वापस जाएगी, रिबाउंड होगी, पहली बात। दूसरा, क्योंकि 90 पे हिट कर रही है, तो 90 पे हिट करने के केस में क्या होता है कि अगर 90 पे हिट करेगी तो इसी पाथ को ट्रेस करेगी। तो यहाँ पे अगर बॉडी आपकी ये 90 पे हिट करेगी तो ऐसे ही वापस जाएगी, तो ट्रेस करते हुए यहाँ आएगी। और यही आपको बताना है कि वो कह रहे हैं कि टाइम बताओ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो मेरे लिए आसान है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम फाइंड कर लेते हैं, उसका डबल कर देंगे, बात बन जाएगी। ठीक है, अब लेकिन उसको करेंगे कैसे, ये देखना है। क्योंकि ये स्पेशल केस है तो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला इंक्लाइन प्लेन वाला लगा नहीं पाऊंगा, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे तरकीब लगानी पड़ेगी। कंसेप्ट ये है कि 90 डिग्री पे क्योंकि बॉडी हिट कर रही है तो फाइनल स्पीड इसकी एक्स डायरेक्शन की कितनी होगी, 0। और जब यहाँ पे बॉडी हिट करेगी तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। ये दो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है और इन्हीं को यूज़ करके मैं टाइम पीरियड निकाल लूँगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, v = u + at, ये इक्वेशन लगा रहा हूँ x डायरेक्शन में। इसमें सब कुछ x वाला आएगा, x डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी, x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। मैंने यहाँ पे सारी तैयारी कर रखी है। आप देखो, ये इनिशियल स्पीड है, इसका ये वाला कंपोनेंट u cos अल्फ़ा, ये वाला u sin अल्फ़ा। ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। अगर ये एंगल बीटा है तो फिर ये भी बीटा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा g cos बीटा और ये वाला आएगा g sin बीटा। ठीक है, तो अब हम काम शुरू करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन की कितनी है, 0, क्योंकि ये 90 पे हिट कर रही है, यानी y डायरेक्शन की वेलोसिटी तो इसके पास है लेकिन x वाली नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन की कितनी है, u cos अल्फ़ा। एक्सेलरेशन x डायरेक्शन का कितना है, g sin बीटा, जो कि u cos अल्फ़ा के अपोजिट है। क्योंकि अपोजिट है तो माइनस आएगा, तो ये आएगा g sin बीटा। और टाइम को मैं t लिख लेता हूँ, तो यहाँ से कैपिटल T मेरे पास आएगा u cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाई g sin बीटा। एक तो ये एक्सप्रेशन टाइम का मेरे को मिला। अब मैं ये वाला कंसेप्ट यूज़ करता हूँ, उसके लिए मैं ये इक्वेशन यूज़ करता हूँ s = ut + ½ at², और मैं इसको y डायरेक्शन में अप्लाई करने वाला हूँ।
तो सब कुछ इसमें वाई डायरेक्शन का आएगा। तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। ठीक है, वाई डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड कितनी है, u साइन अल्फा। तो यहाँ पर आएगा u साइन अल्फा। फिर से टाइम t ले लेते हैं। वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आप देखो g कॉस बीटा, इसके अपोजिट, तो माइनस हाफ ऑफ g कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से टाइम कितना मिलने वाला है हमको, यहाँ से हमको टाइम मिलेगा 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई g कॉस बीटा, ये मिलेगा। अब ये दोनों ही टाइम जो आए हैं वो यहाँ से यहाँ तक के ही टाइम है। एक्सप्रेशंस जरूर अलग आ रहे हैं लेकिन वैल्यू तो सेम ही होगी। तो इनको इक्वल कर देते हैं क्योंकि मुझे ये अल्फ़ा को एलिमिनेट करना है। अदरवाइज़ तो देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम मुझे मिल गया, आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, लेकिन इसमें अल्फ़ा आ रहा है, अल्फ़ा को एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने एज्यूम किया है। तो इनको इक्वल कर देते हैं। तो ये हो गया u कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई g साइन बीटा, ये पहली बार वाला t आया था, और दूसरी बार वाला कितना आया, 2u साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई g कॉस बीटा, ये आया। g से g कैंसिल, u से u कैंसिल, आपको मिलेगा यहाँ से साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा कॉट बीटा और हाफ। तो अल्फ़ा आपको मिल गया टेन इनवर्स हाफ ऑफ कॉट बीटा, ये मिल गया आपको अल्फ़ा। इस अल्फ़ा की वैल्यू को यहाँ रख लीजिए या यहाँ रख लीजिए, वो आपकी चॉइस है। मान लो मैं यहाँ रखता हूँ तो इस हिसाब से टाइम पीरियड कितना आएगा, u कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब ये पूरा टेन इनवर्स हाफ ऑफ कॉट बीटा, ये हो गया, डिवाइडेड बाई कितना है, g साइन बीटा। अब आपका सारा आंसर देखो u और बीटा में आ रहा है और यही दो चीज़ें आपको गिवन थी, लेकिन ये जो टाइम आया है वो यहाँ से यहाँ तक का आया है। आपको बताना था ये वाला और ये वाला, तो डबल कर देते, तो जो टोटल टाइम आएगा, ठीक है, टोटल ही लिख देता हूँ, तो वो इसका डबल हो जाएगा, 2 इंटू ये पूरा यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस को करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें। कुछ स्पेशल कंडीशंस दी हैं, तो फॉर्मूले आपने जो डिराइव किए थे पहले वो डायरेक्टली यूज़ नहीं हो पाएंगे, अदरवाइज आप सीधा यूज़ कर सकते हैं फार्मूला, और नहीं तो फिर इन इक्वेशन की हेल्प से आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न है, इंक्लाइन प्लेन का वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको काफ़ी कुछ, और इसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, इन न्यूमेरिकल्स को देखिए और फिर इसी से मिलते जुलते न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करिए। लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, राइट। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि एक बॉडी आपने u अपॉन √3 स्पीड से प्रोजेक्ट की 30 डिग्री के एंगल पे। अब इंक्लाइन प्लेन वाली बात खत्म हो गई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गए। तो u/√3 से आपने प्रोजेक्ट किया 30 डिग्री के एंगल पे, और दूसरी बॉडी आपने यहाँ से प्रोजेक्ट की u स्पीड से 60 डिग्री के एंगल पे, और जिस समय आपने, और साइमल्टेनियसली एक साथ, एक बॉडी यहाँ से और एक बॉडी यहाँ से एक साथ आपने प्रोजेक्ट की, और जिस समय आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस समय इनका सेपरेशन x है, तो डेफिनेटली ये बॉडी इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए जाएगी, ये किसी और ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए जाएगी। तो कह रहे हैं कि फाइंड द टाइम व्हेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू बिकम्स 0। वो टाइम बताना है जब इनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, दोनों बॉडी आपने साइमल्टेनियसली थ्रो की है, ये ध्यान रखना, देयर इज़ नो टाइम गैप, कोई टाइम लैप्स नहीं है दोनों के थ्रो करने में, एक साथ प्रोजेक्ट किया है। तो मान लीजिए t सेकेंड के बाद ऐसा होता है कि जब इनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाता है, 0। अब इस t सेकेंड में पहली वाली बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है x डायरेक्शन में, वो है मान लो x डैश, तो डेफिनेटली दूसरी बॉडी ने x माइनस एक्स डैश किया होगा, तभी इनका डिस्टेंस 0 हो पाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि कोलाइड करेंगी, ये ध्यान रखना।
कोलाइड करेंगी ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है एक बॉडी यहाँ पर हो दूसरी बॉडी यहाँ पर हो, तो इनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो 0 है, लेकिन वाई डायरेक्शन में है इनका डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करेंगे, आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसकी बात कर रहा हूँ, इंक्लाइन प्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें एक्स डायरेक्शन वाला जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, और वाई डायरेक्शन वाला जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये पहले भी बताया था, इसीलिए मैं कहता हूँ पिछले वीडियोस देखने के बाद न्यूमेरिकल्स वाले वीडियो में आप आया करिए। एनीवे, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली फॉर्मूला लगाऊंगा यूनिफॉर्म मोशन का, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देता हूँ। यूनिफॉर्म मोशन में एक ही फॉर्मूला चलता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस वाला करते हैं। अच्छा, उससे पहले इन वेलोसिटीज़ को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते। तो u√3 का ये वाला कंपोनेंट आएगा u/√3 cos 30, और ये वाला हालांकि हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन बना लेते हैं u/√3 sin 30 डिग्री। वाई डायरेक्शन के वेलोसिटी की हमें इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से u का ये वाला कंपोनेंट आएगा u cos 60, और ये वाला आएगा u sin 60। अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए ये आपकी बॉडी नंबर 1 है और ये बॉडी नंबर 2 है। तो फॉर द फर्स्ट बॉडी, पहली बॉडी के लिए अगर ये फार्मूला अप्लाई करूं तो t सेकंड में पहली बॉडी ने कितना डिस्टेंस चला, x डैश। तो यहाँ पर आएगा x डैश। पहली बॉडी की x डायरेक्शन की स्पीड कितनी है, u/√3 cos 30, u/√3 cos 30, और टाइम कितना लगा, t। अब जो दूसरी बॉडी है, फॉर द सेकेंड बॉडी, सेकेंड बॉडी ने इसी टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x माइनस एक्स डैश। इसकी x डायरेक्शन की स्पीड कितनी है, u cos 60, और टाइम तो डेफिनेटली दोनों ने सेम ही लिया। तो राइट हैंड साइड दोनों की सॉल्व कर दूँ तो cos 30 कितना होता है, √3/2, तो ये आएगा u/2 इंटू टी, और cos 60 हाफ होता है तो ये भी आएगा u/2 इंटू टी। दोनों को ऐड कर देते हैं। पहली इक्वेशन आपकी आ रही है x डैश इक्वल्स टू u/2 इंटू टी, और दूसरी आ रही है x माइनस एक्स डैश इक्वल टू u/2 इंटू टी। ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू ut आ जाएगा, और यहाँ से t इक्वल टू x/u आ जाएगा। ए हो गया। मैं इसको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लेके भी यूज़ कर सकता था, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लेके, कि जब इनका x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है, तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। चलिए, आपको कन्फ्यूज़न होगा इसलिए ऐसे ही करते, दूसरे मेथड से फिर कभी बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, ये एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। इसमें क्या कह रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, एक बर्ड फ्लाई करते हुए आ रही है। अब इसको बर्ड जैसी नहीं दिख रही है लेकिन मान लो बर्ड है, ठीक है। तो एक बर्ड फ्लाई करते हुए आ रही है, हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रही है, 2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है बर्ड की। ये ऐसे हॉरिजॉन्टली फ्लाई करते हुए आ रही है। यहाँ पर एक बॉय है, तो जब ये बर्ड फ्लाई करते हुए इस बॉय से 6 मीटर की डिस्टेंस में थी, तो इसने एक बर्ड ने कोई चीज़ को ड्रॉप किया, उसकी चोंच में मान लीजिए कोई फ्रूट था, फ्रूट का टुकड़ा था या कुछ भी बर्ड ने ड्रॉप किया। अब जिस चीज़ को भी बर्ड ने ड्रॉप किया, ये बॉय चाह रहा है कि उसको मैं कैच कर लूँ इससे पहले कि वो ग्राउंड को हिट करे, ग्राउंड में गिरने से पहले मैं उसको पकड़ लूँ, ऐसा ये चाह रहा है। तो कह रहे हैं कि बताओ इस बॉय को किस स्पीड से रन करना पड़ेगा, किस स्पीड से इधर आना पड़ेगा ताकि ये जो बर्ड ने गिराया था इसको ये कैच कर ले। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट आप सीखने वाले हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपने किया होगा कि मैंने पिछले डिस्कशन में कराया था कि एक फाइटर प्लेन है, वो
हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है तो उसको एक नीचे टारगेट को हिट करना है, तो कितना पहले वो बॉम्ब को ड्रॉप करे ताकि वो बॉम्ब सीधा टारगेट को जाके हिट करे। ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है, बिल्कुल बर्ड के केस में तो सेम ही है। तो अब जैसे ही बर्ड इस चीज़ को ड्रॉप करेगी तो जो भी चीज़ इसने ड्रॉप की है उसकी स्पीड भी यही होगी, तो वो बॉडी या वो चीज़ अर्थ की तरफ ऐसे आएगी। अब मुझे ये देखना है सबसे पहले कि ये जो बर्ड ने ड्रॉप किया था ये ग्राउंड में पहुंचने में कितना टाइम लगाएगी। सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो उसके लिए मैं इक्वेशन यूज़ करूँगा s = ut + ½ at², और इसको मैं y डायरेक्शन में लगाने वाला हूँ, तो इसमें सब कुछ y डायरेक्शन का आएगा। तो जब ये बॉडी यहाँ से ट्रैवल करेगी और नीचे ग्राउंड पे आएगी तो y डायरेक्शन का इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 20 मीटर, जो कि डाउनवर्ड्स होगा। अब क्योंकि बर्ड हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रही थी तो इनिशियल स्पीड y डायरेक्शन की कितनी होगी, 0। ये ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल केस में इनिशियल स्पीड y डायरेक्शन की 0, तो ये हो गया 0 प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड ही लगता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, तो दिस इज इंटू 10 इंटू t²। इसको सॉल्व करेंगे t = 2 सेकेंड्स आएगा, यानी इसको नीचे आने में 2 सेकेंड लगेंगे। अब ये देखते हैं कि 2 सेकेंड में ये आगे कितना जाएगी। तो जैसे मैंने बताया एक्स डायरेक्शन का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन में यूनिफॉर्म होता है, तो आप चाहें तो इसी इक्वेशन को अप्लाई कर लीजिए, इस बार x में कर दीजिए। अब x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन होता नहीं है, तो फिर वही आ गया, देखो डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम, ये 0 हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी बॉडी ये हमें देखना है। इनिशियल स्पीड x डायरेक्शन की कितनी है, 2, और नीचे आने में टाइम भी कितना लगा, 2, यानी 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इसका x डायरेक्शन का हुआ, यानी ये डिस्टेंस हो गया 4 मीटर। तो अब बॉय को कवर करना है 2 मीटर, और कितने सेकंड में करना है, 2 सेकंड में, क्योंकि इसको नीचे आने में 2 सेकंड लगेंगे, उतनी देर में बॉय को भी यहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 2 सेकंड में इसको, 2 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना करेगा, 2/2 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड से अगर रनिंग करता है तो नीचे गिरने से पहले पकड़ लेगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट आपको सीखने को मिला होगा, आई होप। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक ट्री है या कोई पोल है, राइट, ट्री मान लीजिए, तो ट्री के बिल्कुल टॉप में ये एक मंकी बैठा है। यहाँ से एक हंटर है, शिकारी, जो अपनी गन से मंकी का एम लेके एक बुलेट फायर करता है u स्पीड से थीटा एंगल पे। सिचुएशन आई होप आप समझ गए होंगे। मंकी बैठा है ट्री पे टॉप में, यहाँ से उसने अपनी गन एम की, बिल्कुल मंकी की डायरेक्शन में एम करके उसने फायर कर दिया, u स्पीड से बुलेट बाहर निकली, थीटा एंगल पे फायर किया उसने। अब हुआ ये कि फायर की जो साउंड प्रोड्यूस हुई, उस साउंड को सुन के मंकी नीचे गिर गया डर के। अच्छा, ये सब साइमल्टेनियसली हो रहा है। उसने फायर किया, साउंड आई, उस साउंड से मंकी ड्रॉप हो गया, साइमल्टेनियसली हो रहा है। अब साउंड को यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगेगा उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। साउंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 330 मीटर पर सेकेंड, वेरी हाई। तो साउंड को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा उसको इग्नोर कर देते हैं। तो साइमल्टेनियसली मानते हैं कि फायर हुआ, वो ड्रॉप हुआ सीधा। ऐसा नहीं कि बुलेट यहाँ पहुँची तब ड्रॉप हुआ, फायर होते ही, यानी बुलेट ने जब यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की, ठीक उसी समय मंकी भी नीचे ड्रॉप हो गया। ये है सिचुएशन। तो आपसे कह रहे बताओ कि बुलेट जो है मंकी को हिट करेगी या नहीं करेगी। तो पहला बार सोचने में ऐसा लग रहा है कि यार नहीं करेगी, क्योंकि मंकी को एम करके उसने फायर किया था, मंकी तो नीचे गिर गया। पता चला जब तक यहाँ बुलेट पहुँची तब तक मंकी तो नीचे गिर गया, यहाँ पहुँच गया, तो नहीं करेगी। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जब ये बुलेट ट्रैवल करेगी तो ये अंडर ग्रेविटी इसका मोशन होगा, तो बुलेट कुछ ऐसी ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हुए जाएगी और मंकी को हिट करने की पॉसिबिलिटी बन रही है। देखो
अगर मंकी अपनी जगह बैठा रहता तब शायद बुलेट हिट न कर पाती, शायद क्या नहीं कर पाती। अब लेकिन इसको हमें मैथमेटिकली प्रूफ करना है। मैं इस इक्वेशन की हेल्प लेने वाला हूं और इस इक्वेशन को मैं 3 बार अप्लाई करने वाला हूं, 1 बार मंकी के लिए और 2 बार बुलेट के लिए। कैसे करने वाला हूं आप देखो। तो मैं इसको वाई डायरेक्शन में अप्लाई करने वाला हूं तीनों बार। पहले मंकी के लिए कर लेते हैं। लेट अस अप्लाई इट फॉर द मंकी फर्स्ट। तो मान लो बुलेट को यहाँ से यहाँ आने में t सेकेंड लगते हैं और उतनी देर में मंकी यहाँ से यहाँ ड्रॉप हो जाता है। इस डिस्टेंस को मैं y डैश मान लेता हूँ। तो मंकी कितना ड्रॉप हुआ y डैश। इनिशियल स्पीड मंकी की कितनी 0, क्योंकि ड्रॉप हुआ है इसलिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g इंटू टी स्क्वायर, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। यानी बुलेट के यहाँ से यहाँ पहुँचने तक मंकी इतना नीचे आ गया। अब मैं यही इक्वेशन बुलेट के लिए यूज़ करता हूँ। बुलेट के लिए पहला केस मैं लेके चल रहा हूँ, अगर ग्रेविटी नहीं होती, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये बुलेट सीधा जाती, और जब सीधा जाती तो इसका डिस्प्लेसमेंट t सेकेंड में इतना होता, y मान लेता हूँ। ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं कितना मान लेता हूँ, y। तो और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ग्रेविटी नहीं है, नो ग्रेविटी एज्यूम कर लो, क्योंकि उसी केस में ये बुलेट सीधा जाती। तो अप्लाई कर देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, y बुलेट का। इनिशियल स्पीड बुलेट की अगर y डायरेक्शन की देखूं, ये हो गई x डायरेक्शन की स्पीड और ये हो गई y डायरेक्शन की स्पीड u साइन थीटा। तो इनिशियल स्पीड बुलेट की y डायरेक्शन में u साइन थीटा इनटू टी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप 0 मान के चल रहे हैं। तो यानी बुलेट का डिस्प्लेसमेंट y इतना होता। सेकेंड केस बुलेट का लेके चलते हैं फिर से, जो कि रियल सिचुएशन है कि तो g तो 0 है नहीं, ग्रेविटी तो है। अब ग्रेविटी है तो बुलेट ऐसे जाएगी फिर, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y माइनस वाई डैश, ये वाला। ये आपने पूरा ये y लिया था ये, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये y डैश है, या इसको भी मैं y डैश मान लेता हूँ। हमें नहीं मालूम बुलेट यहाँ मंकी को हिट करेगी कि नहीं करेगी, मुझे नहीं पता, अभी तो मुझे प्रूफ करना है। तो मान लो अगर ग्रेविटी की प्रेजेंस में बुलेट मूव करती, ट्रैवल करती है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, y डैश। ठीक है, अब मैंने ये भी y डैश लिया था, तो आप इसको y डबल डैश ले लो। मैंने लिया था कि मंकी कितना ड्रॉप हुआ, y डैश। विदाउट ग्रेविटी बुलेट सीधा जाती तो क्या डिस्प्लेसमेंट होता, y। अब अगर विद ग्रेविटी बुलेट जा रही है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, y डबल डैश। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसमें वैल्यू रखूँ तो मैं लिखूँगा y डबल डैश, इनिशियल स्पीड बुलेट की u साइन थीटा इंटू टी, और अब एक्सेलरेशन भी आ गया है तो हाफ जी टी स्क्वायर, और माइनस, रीजन आप जानते हैं u साइन थीटा अपवर्ड है और g डाउनवर्ड है तो माइनस आएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट बुलेट का होता अगर ग्रेविटी नहीं है, और ये डिस्प्लेसमेंट बुलेट का हुआ है जब ग्रेविटी है। तो बुलेट कितना नीचे आई, जिस बुलेट को यहाँ पहुँचना था इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, वो बुलेट यहाँ है, तो कितना नीचे आई, दिस माइनस दिस। तो y माइनस वाई डबल डैश कर दूँ, तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। और देखो t सेकेंड में जितना मंकी नीचे आया उतना ही बुलेट भी नीचे आई है, यानी ये बुलेट मंकी को हिट करने वाली है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अपनी क्वेरीज आप पूछिएगा मुझसे। कल कुछ बच्चों के फ़ोन आए थे और कमेंट भी आए थे, तो अपनी क्वेरीज डिस्कस करना चाह रहे थे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में दिस इज़ ऑल। तो पूरा वीडियोस मेरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कंप्लीट हो गए हैं। जिन्होंने नहीं देख पाए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा, तब आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नया टॉपिक लेके आने वाला हूँ। क्या टॉपिक लेके आने वाला हूँ वो सरप्राइज़ है, तो जब नया वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक।